सुप्रभात बच्चों, आप सभी ने अभी तक चैप्टर 3 हिंदी में कर लिए हैं। सबसे पहले हमने किया था हमारा चैप्टर विश्व की कहानी, फिर हमने किया पृथ्वी गोल है, उसके पश्चात हमने हमारा लेसन 3 किया। अब आज हम हमारा चैप्टर 4 कौन सा है, परीक्षा, ये करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है और समझना है। जो समझ में नहीं आए वो मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करके आप लोगों को पता कर लेना है, ठीक है। हमारा 4th लेसन है परीक्षा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किन के द्वारा लिखा गया है, किन के द्वारा रचित है। ये हमारा परीक्षा जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। फिर आता है हमारा कि भाई इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था बेटा धनपत राय। मूल नाम यानी कि वास्तविक जो इनका नाम था वो क्या था, धनपत राय। फिर प्रेमचंद और नवाब राय के नाम से इन्होंने हिंदी में भी, उर्दू में भी बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत से उपन्यास लिखे हैं। यानी कि इनको किनको, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता था, ठीक है। तो आज हम इनके द्वारा रचित हमारा 4th चैप्टर कौन सा है, परीक्षा, जो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। देखो सब हमारा आज्ञा लेसन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, परीक्षा। हम क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर। हम इसके अंदर कहानी पढ़कर उसके भाव को समझना, यानी कि उसके अंदर क्या दिया गया है, किस तरह के भाव उत्पन्न हुए हैं वो सीखेंगे। वाक्य में प्रयोग के आधार पर मुहावरों के अर्थ का अनुमान लगाना सीखेंगे, यानी कि मुहावरा क्या होता है, उसको वाक्य में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे कि भी क्रिया के भेद कितने होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु यानी कि इस कहानी से, इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे शिक्षा के साथ साथ मानवता का होना। मानवता का होना यानी कि हमारे अंदर एक मानव कैसे हम बन सकते हैं, उसकी योग्यता एक व्यक्ति के अंदर, एक मनुष्य के अंदर कैसे होती है, ये हम सीखेंगे, ठीक है। उसके आगे हमारा लेसन अब स्टार्ट होता है, शुरू होता है। अब देखते हैं, यह कहानी है एक रियासत के दीवान की खोज की। अब रियासत के दीवान की खोज की है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई रियासत क्या होती है, दीवान क्या होता है। अभी हमारे सामने आया रियासत। रियासत क्या होती है बेटा, पहले जैसे हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उससे भी पहले हमारा ये पूरा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। कुल मिलाकर 364 हमारी देशी रियासतें थी, जिनको वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था बेटा, एक सूत्र में बांधा था, एकता के सूत्र में पिरोया था, यानी कि उनको एक किया था। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अभी आता है कि भाई रियासत है क्या। रियासत क्या होते हैं, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे ब्रिटिश राज के दौरान, यानी कि अंग्रेज जब राज था हमारे ऊपर, उसके दौरान हिंदुस्तान या हिंदू राजा, या हम कह सकते हैं जो हमारे महाराजा हुए थे और जो मुस्लिम शासक हुए थे, जिन्होंने आम बोलचाल की भाषा में नवाब कहा जाता था, उनके स्वामित्व में यानी कि उनके अस्तित्व में जब वो मालिक थे, स्वतंत्र इलाकों को क्या कहा जाता था, रियासत कहा जाता था, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा सबसे पहले हमारा देश गुलाम था, जब यहाँ ब्रिटिश राज था उस समय भी ऐसी बहुत सी इकाइयां अथवा क्षेत्र स्वतंत्र रूप से स्थानीय राजाओं व नवाबों के अधीन थे। उस समय इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, रियासत कहा जाता था। फिर आता है कि दीवान की खोज। अब दीवान क्या होता है, हमें दीवान शब्द का भी मालूम होना चाहिए। लोकल भाषा में हम कह सकते हैं दीवान क्या होता है, राज्य का अर्थ मंत्री, यानी कि जो धन की देखरेख करता हो। या हम बोल सकते हैं जैसे आज हमारी है राज्यसभा। पहले दीवान क्या होता था, वह प्रधान अधिकारी, वह मुख्य अधिकारी, जिसके परामर्श से राज्य या देश के किसी विभाग के सब काम होते थे। यानी कि पूरे देश के सब कार्य किसके द्वारा होते थे, उस दीवान के द्वारा, ठीक है।
तो अब हम पढ़ते हैं दीवान के पद के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, यानी कि उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, या फिर इनसे भी अलग कोई महत्वपूर्ण कोई तत्व है, कोई ऐसा गुण है जो उसके अंदर होना चाहिए। चलो हम अपने पाठ के द्वारा सीखते हैं। जब देवगढ़ की विशाल रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो जाकर महाराज से विनय की, प्रार्थना की कि भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आप क्या करें, अब मेरी अवस्था ढल गई। अवस्था ढल गई, ये एक हमारा क्या है, देखो हमने शुरुआत में क्या था कि हम क्या सीखेंगे, मुहावरे सीखेंगे। तो अवस्था ढल जाना क्या है, यानी कि बुढ़ापा आ जाना। तो क्या कहा उन्होंने कि भाई मेरी तो उम्र हो चुकी है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, यानी कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि भाई मैं राजकाज को संभाल सकूं। राजा साहब ने दीवान को बहुत समझाया कि भाई आपको मैं नहीं हटा सकता, मुझे आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उनको ही खोजना पड़ेगा। यानी कि क्या कह दिया राजा ने, महाराज ने, कि आप चलो ठीक है, यदि आप क्या करना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, आपको एक नया दीवान खुद से ही खोजना पड़ेगा, यानी कि ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। विज्ञापन के लिए, यानी कि विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन होता है जानकारी कराना या सूचित कराना कि भाई जैसे आजकल अखबारों में बहुत से विज्ञापन आते हैं, यानी कि कहीं किसी को नौकरी पानी होती है, कहीं किसी को कुछ करना होता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो वो विज्ञापन निकाल देते हैं। विज्ञापन निकालना यानी कि सूचित करना, बताना, जानकारी देना कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। भाई 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन यानी कि जो उसमें पार्टिसिपेट होने आए थे, जो उसमें भाग लेने आए थे, उनके रहन सहन की, उनके आचार विचार की देखभाल की जाएगी। यानी कि पहले ही सुनिश्चित कर दिया कि भाई उनके लिए क्या क्या देखभाल की जा रही है। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। यानी कि जो उम्मीदवार आएंगे उनमें यह देखा जाएगा, चाहे वो पढ़े लिखे कम हो सकते हैं, लेकिन उनमें कर्तव्य परायणता जरूर होनी चाहिए, यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करने उनको आना चाहिए। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में यानी कि सारे देश में, सारे प्रांत में तहलका मचा दिया। क्या मचा दिया? तहलका मचा दिया। अब तहलका भी क्या है, एक हमारा मुहावरा है, यानी कि खलबली मचा देना या हड़बड़ी मचा देना कि भाई सभी ये सोचने लगे कि इतना अच्छा अवसर हमें मिल रहा है तो हम क्यों न जाएं। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, यानी कि कोई बंधन नहीं बताया जा रहा है, तो सभी आ गए। सैकड़ों यानी कि बहुत सारे आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए, जांचने के लिए, भाग्य यानी कि खुद की किस्मत परखने के लिए चल खड़े हुए, यानी कि आ गए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे, यानी कि सब क्या हुए, सज धज कर आगे, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है हमें। आगे क्या होता है फिर, सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों को के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था, यानी कि उनके देखरेख के लिए सब कुछ तैयार कर दिया था। हर एक उम्मीदवार अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। यानी कि 1 महीने तक जितने भी उम्मीदवार आए थे वो क्या कर रहे थे, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, यानी कि जो जितना अच्छा बन सकता था उन्होंने बनने की कोशिश की। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि नए फैशन वाले कौन है, यहाँ पर उम्मीदवार ही हैं, को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। कौन सा खेल हो जाए? हॉकी का खेल हो जाए। फील्ड बन गई, यानी कि क्षेत्र बन गया, वहां पर खेलने की तैयारियां शुरू हो गई, खेल भी शुरू हो गया। संध्या तक यही धूमधाम रही, यानी कि यही मस्ती रही, धूमधाम रही। बहुत मतलब ये देखा गया कि भाई चहल पहल रही बहुत ज्यादा। क्या हुआ, संध्या तक, शाम तक लोग पसीने से तर हो गए। गर्मी का टाइम था, खेलेंगे तो पसीने आएंगे। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, यानी कि उनका दम निकल गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। क्या हुआ कि भाई हार जीत का निर्णय यानी कि फैसला नहीं हुआ कि कौन सा जीता है और कौन सी टीम हारी है, ये फैसला नहीं हुआ। खेल अभी बंद ही हुआ था कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए आया। यानी कि कोई किसान था जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, वो आया था गाड़ी लिए हुए, लेकिन कुछ तो वहाँ कीचड़ था, यानी कि गंदगी थी, कीचड़ था, और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न
चढ़ सकती थी, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा वजन भी था, ऊपर से कीचड़ था तो वो उसके अंदर धंस गई, यानी कि फंस गई उसके अंदर। बोझ अधिक था और बैल कमजोर, यानी कि बैल बेचारे क्या थे, कमजोर थे, और उसके अंदर गाड़ी में क्या था, बोझ बहुत ज़्यादा था। किसान बार बार जोर लगाता, यानी कि वो कोशिश करता, लेकिन गाड़ी उबरने का नाम नहीं लेती, यानी कि गाड़ी आगे सरकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारे को वहाँ कोई सहायक नजर नहीं आता, यानी कि कोई उसकी सहायता कर सके ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले, यानी कि जैसे वो खेल खत्म करके आ रहे थे तो उसने देखा कि भाई खिलाड़ी आ रहे हैं और वो वहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, यानी कि कुछ सहायता पाने के लिए भयभीत सा, डरा हुआ सा कि भाई वो ना तो बोल सकता था, असमंजस की स्थिति में था, ऐसी आंखों से उसने देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ, यानी कि उसने उनकी तरफ सहायता के लिए देखा तो सही, डरा डरा सा, सहमी सहमी सा था, लेकिन इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं हुई, इतना साहस उसके अंदर नहीं हुआ कि वह उनसे सहायता मांग सके। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बंद आंखों से, यानी कि उसको देख लिया पर मतलब ऐसे ही ऐसा दिखाने लगे कि उन्होंने तो उनको देखा नहीं है, जैसे कि इग्नोर कर दिया हो उनको, जिसमें सहानुभूति न थी, सहानुभूति न थी, यानी कि उनके अंदर कोई दया भावना नहीं थी, कोई संवेदना नहीं थी, कोई हमदर्दी नहीं थी उनके अंदर। लेकिन उसी समूह में, यानी कि उसी झुंड में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था, यानी कि उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी था, एक ऐसा उम्मीदवार भी था, एक ऐसा खिलाड़ी भी था जिसके मन में, जिसके हृदय में दया थी, करुणा थी और साथ साथ क्या था भाई, साहस भी था। अकस्मात अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, यानी कि उसने अचानक से देखा गाड़ी को कि भाई वो गाड़ी धंसी हुई है। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई, यानी कि उसको वो नज़ारा देखते ही, वो दृश्य देखते ही सारी बातें समझ में आ गई। वह किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? यानी कि उस किसान से पूछा कि भाई क्या मैं आपकी गाड़ी निकाल दूं? युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया, यानी कि ऊपर उठाया जोर लगाकर। बैलों को सहारा मिला, यानी कि बैल कमजोर थे, लेकिन जैसे ही उस उम्मीदवार ने, उस खिलाड़ी ने थोड़ा सा उसको सहारा दिया तो बैलों को सहारा मिल गया, हिम्मत बंध गई, उनकी हिम्मत बंध गई, यानी कि उनका साहस था, उनकी जो वीरता थी वो बंध गई, उनमें और थोड़ा सा जोश आ गया। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी, यानी कि जो कीचड़ में धंस गई थी वो बाहर निकल गई। कैसे निकल गई? उस युवक की सहायता से, उस खिलाड़ी की सहायता से। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, यानी कि ऐसे हाथ जोड़े और खड़ा हो गया कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन मन में सोचा उसने। युवक ने हंसकर कहा, जो युवक था यानी कि जो उम्मीदवार था उसने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देते हो? यानी कि क्वेश्चन किया कि भाई क्या मैंने आपका काम करवाया है तो क्या मुझे कोई इनाम दोगे? किसान ने गंभीर भाव से कहा, यानी कि गहरे भाव से कहा, बिल्कुल विनम्र भाव से कहा, नारायण चाहेंगे, नारायण कौन है? भगवान परमात्मा चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। यानी कि वो दीवान का जो पद है वो किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। यानी कि यदि भगवान ने चाहा तो दीवानी किसको मिल जाएगी? आपको ही मिल जाएगी। ठीक है, उसके आगे क्या किया? महीना पूरा हुआ, यानी कि 1 महीने का समय दिया गया था। चुनाव का दिन आ पहुंचा, यानी कि आज क्या होने वाला था? चुनाव होने वाला था कि किस उम्मीदवार को दीवान के पद पर रखा जाएगा। संध्या समय यानी कि शाम के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, यानी कि भय से सांसें तेज हो रही थी। जैसे हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे हम परीक्षा देते हैं, हमारा जैसे ही टेस्ट होते हैं तो हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारे कितने नंबर आएंगे, कौन सा क्वेश्चन हमारा कहीं गलत ना हो जाए, तो हमारे मन में भी थोड़ी सी धक धक सी होती है। यानी कि तो उम्मीदवारों के मन में भी क्या हो रहा था? कलेजा धड़क रहा था, उनका भय के कारण वो उनकी जो सांसें थी वो तेज हो रही थी। जब सरदार सुजान सिंह ने
खड़े होकर कहा, यानी कि सुजान सिंह कौन थे? दीवान साहब थे पहले, तो उन्होंने खड़े होकर कहा इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी हो। उसके साथ क्या हो भाई? दया भी होनी चाहिए और आत्म बल भी होना चाहिए। आत्मबल यानी कि आत्मशक्ति, अपने अंदर की शक्ति, यानी कि उसके अंदर साहस भी होना चाहिए। हृदय वह जो उदार हो, जो हृदय कैसा होना चाहिए? उदार होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर दया भावना होनी चाहिए। आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, यानी कि उसमें आत्मशक्ति, आत्मबल ऐसा होना चाहिए कि ये आपत्ति आ जाए, जब मुसीबत आ जाए, कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, तो वीरता के साथ उसका सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से, यानी कि इस जो हमारी ये रियासत है, देवगढ़ की जो रियासत है, इसके सौभाग्य से, अच्छे भाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। यानी कि किसको दीवान बनाया गया फिर? पंडित जानकीनाथ को। कौन था वो पंडित जानकीनाथ? जिसने किसान की सहायता की थी। और किसान कौन था वास्तव में? वास्तव में किसान कौन था? सरदार सुजान सिंह, यानी कि जो दीवान थे। मैं फिर क्या हुआ? जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर, यानी कि स्वयं कष्ट झेलकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर, यानी कि कीचड़ से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, यानी कि ताकत, आत्मबल, आत्मशक्ति और उदारता का वास है, यानी कि उसके अंदर ये सारी बातें शामिल हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। किसने कही ये सब बातें? ये सब बातें सरदार सुजान सिंह ने कही कि भी ऐसे ही दीवान की जरूरत है। किसको? देवगढ़ को, जिसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। शुरुआत में हमने बताया था कि उसमें विद्या कम हो सकती है, लेकिन कर्तव्य परायणता उसके अंदर होनी चाहिए, अपने फर्ज को अदा करने का साहस उसके अंदर होना चाहिए। और वो कब हो सकता है? जब उसका हृदय कैसा हो? उदार हो, उसके अंदर साहस हो, आत्मबल हो। ऐसा आदमी कभी भी गरीबों को नहीं सताएगा, और ऐसे आदमी की ही हमें जरूरत थी, और जो पूरा हो गया है। यानी कि अब दीवान किसको बनाया गया था? अब दीवान जानकीदास को बनाया गया। ठीक है, आया समझ में? तो बच्चों हमने सीखा इस लेसन के अंदर कि भाई परीक्षा क्या होती है, किस तरह से ली जाती है। परीक्षा जैसे कि हम देते हैं, इम्तिहान हमारा कैसा जाता है, हम जैसा लिखते हैं वैसा ही तो हमारा रिजल्ट आता है। तो जैसा मनुष्य होगा वैसे ही उसके अंदर गुण आएंगे। तो हमने कैसे दीवान को प्राप्त किया? जिसके अंदर साहस था, आत्मबल था, उदारता थी, हमने ऐसे दीवान को प्राप्त किया। इसके आगे अब हमारा है, जैसे हमारा आगे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कौन थे। मुंशी प्रेमचंद भारतीय हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में अग्रगण्य है, सबसे आगे हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था। धनपत राय था, यानी कि वास्तविक नाम क्या था इनका? धनपत राय। प्रेमचंद और नवाब राय के नाम से इन्होंने हिंदी और उर्दू में कई कहानियां लिखी हैं, बहुत से उपन्यास भी लिखे हैं। इन्हें क्या कहा जाता था? उपन्यास सम्राट भी कहा जाता था। ठीक है, उसके आगे हमने किए फिर शब्दार्थ, जो आपको पीडीएफ बनाकर दे दी गई है। ठीक है, उसके आगे अब हम देखते हैं, जैसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आपके अनुसार किसी भी नेता में क्या गुण होने चाहिए? हमारे अनुसार किसी भी नेता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ये हम आज देखते हैं। एक नेता के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? एक नेता के अंदर साहस होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। साहस यानी कि उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। पारदर्शिता क्या होती है? यानी कि जब वो न्याय करे तो किसी का पक्ष न ले, बल्कि बिल्कुल साफ। पारदर्शिता यानी कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे हमें, वो पारदर्शिता होती है। तो उसके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए। नेता शिक्षित भी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, और उदार व्यक्तित्व का भी होना चाहिए। यानी कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? उदार होना चाहिए। इसके साथ साथ नेता समाज में फैली कुरीतियों को दूर करे, यानी कि जो हमारे समाज के अंदर, जो हमारे देश के अंदर बुराइयां फैली हुई हैं, उनको दूर करने वाला भी होना चाहिए। गरीबों का भला करने वाला भी एक नेता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में नेता चुनने की क्या प्रक्रिया होती है?
भारत में नेता चुनने की गुप्त मतदान प्रक्रिया होती है, यानी कि ये नहीं बताया जाता कि भाई किसने किसको वोट दिया है। ये चीज़ें क्या होती हैं, गुप्त होती हैं, दिखाई नहीं जाती हैं। आपके अनुसार इस प्रक्रिया में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, यानी कि जिस टाइम पे ये बनाया गया है तो हमें इस नेता चुनने की प्रक्रिया के अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए। हमारे अनुसार इस प्रक्रिया में मशीनों द्वारा, यानी कि जो मशीनें चलाई गई हैं उनके द्वारा गुप्त मतदान होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे पढ़ते लिखते हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पद छोड़ने की अनुमति देने के लिए राजा साहब ने दीवान जी से के आगे क्या शर्त रखी, जो हमने लेसन में पढ़ा था। क्या शर्त रखी थी कि भाई अगर आप नहीं रहना चाहते, आपकी उम्र हो चुकी है तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, आपको ही इस देवगढ़ के लिए एक नया दीवान ढूंढना पड़ेगा। ये शर्त राजा ने रखी। दीवान जी ने नए दीवान की खोज की खबर लोगों तक कैसे फैलाई, बताया था ना कैसे फैलाई, लेसन के अंदर हमने पढ़ा है, विज्ञापन के द्वारा फैलाई, यानी कि अखबारों में, समाचार पत्रों में निकलवा दिया कि भाई देवगढ़ के लिए हमें दीवान की जरूरत है, तो सभी जगह पर वह बात फैल गई। गाड़ी निकलने के बाद युवक ने किसान से क्या कहा, गाड़ी निकलने के बाद युवक ने किसान से कहा था ना कि भाई युवक ने किसान से अपना इनाम मांगा कि भाई मैंने आपकी गाड़ी निकलवाई है तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तो मुझे इनाम दे दो। किसान वास्तव में कौन था, बताया था मैंने आपको, लेसन पढ़ाया तब कि किसान वास्तव में कौन था। किसान वास्तव में सरदार सुजान सिंह ही थे। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इनके आगे भी मैंने पीडीएफ में आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, तो उनको भी ध्यान से पढ़ना है और इनको भी पढ़ना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दीवान जी नए दीवान में कैसी खूबियां चाहते थे, क्या उनके द्वारा चुनाव उम्मीदवार इन खूबियों पर खरा उतरा। दीवान जी कैसे चाहते थे, दीवान जी नए दीवान में साहस, आत्मबल व उदारता का वास हो, ऐसे खूबियां चाहते थे। और हाँ, उनके द्वारा चुना उम्मीदवार इन खूबियों पर खरा उतरा, यानी कि उनको ऐसा उम्मीदवार मिला जिनके अंदर ये सारी खूबियां विद्यमान थी। दीवान जी ने शिक्षा से ज्यादा महत्व मानवता के गुण को दिया। क्या आप उनसे सहमत हैं, और यदि हैं तो क्यों है भाई। दीवान जी ने क्या किया था, हाँ हम उनसे सहमत हैं। क्यों, क्योंकि जो जनता की सेवा कर सके, यानी कि जो गरीबों की भलाई कर सके, वही वास्तव में एक अच्छा दीवान हो सकता है। ठीक है, उसके आगे कल्पना करनी है हमें। फिर हमें क्या करना है, शब्दों का पिटारा। अब देखो बेटा, शब्दों का पिटारा यानी कि हमारी व्याकरण का पोषण अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। कभी कभी भाषा में घटनाओं को रोचक रूप देने, बातों पर बल देने और पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्यांश क्या होते हैं, वाक्यांश यानी कि वाक्य के अंग, उनका प्रयोग किया जाता है। यह वाक्यांश बात को एक चमत्कारपूर्ण चित्र सरीखा रूप देते हैं। इन वाक्यांशों को मुहावरा कहा जाता है। यानी कि इससे हमने क्या सीखा कि भाई मुहावरा क्या होता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा कौन सी भाषा है हमारी, विदेशज, जो हमने विदेशी भाषाओं से प्राप्त की है। और अरबी कौन सा है, मुहावरा कौन सा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या है उसका, अभ्यास या बातचीत। यानी कि इसको हम वाग्बंध या वाग्योग भी बोल सकते हैं, यानी कि वाणी में बांधना। ठीक है, फिर हमारा आता है कि दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी कि जो उसका नॉर्मल अर्थ है, जैसे मुहावरा का अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत, उसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, कोई खास अर्थ प्रकट करे, वो क्या होता है बेटा, मुहावरा होता है। इस पाठ में भी कुछ ऐसे ही मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इन मुहावरों को पाठ में से पुनः पढ़े, यानी कि दोबारा आपको पढ़ना है और संदर्भ अनुसार इनका अर्थ लिखे हुए वाक्यों में प्रयोग करें। यानी कि इसके अंदर जो भी है उसको अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग हमें करना है। उसके पश्चात आता है, सबसे पहले हमारा है अवस्था ढलना। मैंने जब लेसन पढ़ाया आप लोगों को तब बताया था कि भाई अवस्था ढलना क्या होता है, बुढ़ापा आना। यानी कि बुढ़ापा आना कैसे, वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम। दीवान जो सुजान सिंह थे, जो सरदार सुजान सिंह थे, वो उनकी क्या हो गई थी, अवस्था ढल गई, यानी कि वो बूढ़े हो गए। तहलका मचाना, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को,
कि भाई तहलका मचाना, पसीने में तर हो जाना, हिम्मत बंधना, कलेजा धड़कना। कलेजा धड़कना भी बताया था, दोबारा से हम कर सकते हैं। तहलका मचाना क्या है? खलबली मचाना या हड़बड़ी मचाना, यानी कि दीवान पद के लिए विज्ञापन ने पूरे प्रांत में तहलका मचा दिया था, यानी कि पूरे प्रांत में खलबली मचा दी थी कि भाई क्या होने वाला है। पसीने में तर हो जाना, यानी कि हमने लेसन में पढ़ा कि जब खिलाड़ी खेल रहे थे तो वो पसीने में तर हो गए। तो क्या आएगा पसीने में तर हो जाना? बहुत अधिक थक जाना, यानी कि खेलते खेलते क्या हो गए थे? वो बहुत अधिक थक गए थे। हॉकी खेलते खेलते उम्मीदवार पसीने में तर हो गए। हिम्मत बंधना, अगला हमारा कौन सा है? हिम्मत बंधना, साहस होना, यानी कि कैसे? बैलों को सहारा मिलते ही किसान की हिम्मत बंध गई, यानी कि उसको भी ये हो गया कि हाँ भाई अब मेरी गाड़ी निकल जाएगी, तो उसकी हिम्मत बंध गई, उसको साहस मिला। कलेजा धड़कना, भय से सांस तेज होना, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे आपकी परीक्षा होती है तब आपकी भी सांसें क्या हो जाती हैं? तेज हो जाती हैं कि भाई क्या आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से करेंगे, क्या पता मुझे कोई एक आध क्वेश्चन ना आए और अगर मैंने गलत लिख दिया, तो इस तरह से मतलब जो भय होता है उससे पहले का, वो क्या होता है? भय से सांसें हमारी तेज हो जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? चुनाव के दिन उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, यानी कि उनको ये पता नहीं था कि भी कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, तो उनके कलेजे, उनकी सांसें क्या हो रही थी? वो फूल रही थी। ठीक है, आगे फिर क्या बताया गया है बेटा? आगे क्रिया बताई गई हमारी। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़े तथा रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें, यानी कि जो रेखांकित किए गए हैं उन शब्दों को हमें ध्यान से देखना है। वाक्य में इन शब्दों की क्या भूमिका होती है, इनके क्या अहम भूमिका निभाते हैं, क्या रोल अदा करते हैं, यह समझने का प्रयास करें। अपने साथियों से चर्चा करें, यानी कि अपने दोस्तों से। राजा साहब ने दीवान को बहुत समझाया, सभी ने कहा कि हॉकी खेला जाए। युवक ने किसान की गाड़ी को कीचड़ से निकाला, यानी कि समझाया, खेला, निकाला, ये सब क्या है? हमारी क्रियाएं हैं। इन रेखांकित शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की परिभाषा लिखे, तो क्रिया की क्या परिभाषा होगी हमारी? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, आना जाना, रोना, खेलना, कूदना, निकालना, ये सारी क्या है बेटा? क्रियाएं हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा क्रिया के साथ साथ एक और बात आप लोगों को बता देती हूँ कि भी धातु भी होती है। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, लिख, पढ़, खेल। लेकिन इसके साथ यदि हम ना लगा दिया जैसे, तो खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या हो जाते हैं? मूल रूप न रहकर ये क्रिया बन जाती है। धातु के मूल रूप को क्या कहते हैं हम? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। फिर आता है कि भाई क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे सकर्मक क्रिया क्या होती है? यानी कि कर्म के साथ क्रिया का होना, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म दिखाई देता हमें कर्म होता है, वो कौन सी क्रिया होती है? हमारी सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे इसके अंदर दे रखा है, रेहान रोटी खाता है। क्या खा रहा है? रोटी। तो रोटी क्या है? यहाँ पर कर्म है, यानी कि क्या या किसको का आंसर यदि हमें इस जैसे कोई भी वाक्य दे रखा है उसमें हम क्या लगा सकते हैं? किसको लगा सकते हैं? क्या या किसको का आंसर है यदि हमें मिल जाता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा रेहान रोटी खाता है। क्या खाता है भाई? रोटी खाता है। राम ने रावण को मारा। किसको मारा भाई? रावण को। तो कर्म है हमारे पास, कौन? रावण। ठीक है ना। उसी प्रकार हमारी दूसरी है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसके साथ हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि उसका जो फल है वो कर्ता पर पड़ता है, यानी कि उसका जो परिणाम है वो किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। जैसे मोर नाच रहा है, कर्ता और क्रिया तो है पर कर्म नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं। अब देखो, पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? नहीं, क्या उड़ रहे हैं? तो कौन? पक्षी। पक्षी कहाँ रहा है हमें? ठीक है ना। कहाँ उड़ रहे हैं का आंसर हमें मिल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी अकर्मक क्रिया।
उसके आगे फिर हमने किया है कहा है ये मुझे पता है कि मैं अपने आप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कहानी के भाव को समझना, यानी कि क्या आप कहानी के भाव को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो हाँ, यदि किसी की मदद से समझ रहे हैं तो किसी की मदद से। वाक्य में प्रयोग के आधार पर मुहावरे के अर्थ का अनुमान लगाना, यानी कि हम वाक्य में प्रयोग करके मुहावरे का अर्थ समझ गए हैं या किसी की हमें उसमें भी सहायता लेनी पड़ रही है तो हम वो अपने अकॉर्डिंग इनको भर देंगे। क्रिया के भेद पहचान कर लिखना, यानी कि यदि हमें क्रिया का पता है कि ये कौन सी क्रिया है और ये कौन सी नहीं है तो फिर हम क्या होंगे कि भाई मैं अपने आप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन यदि हमें किसी की मदद लेनी पड़ रही है तो मैं लिख सकती हूँ कि मैं किसी की मदद से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमने आज हमारा लेसन कौन सा किया है? पाठ 4 अध्याय 4 परीक्षा। तो हमें इसको डिटेल से फिर से पढ़ना है। यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके आप लोगों को क्लियर कर लेना है। धन्यवाद।